Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Academy of Digital Literacy. I am Dr. Kaisar Bahas. Today I am going to teach you how to develop a research proposal. Let's start. What is a research proposal? Research proposal क्या होती है और ये कब प्रिपेयर की जाती है, इसके ऊपर हम देखते हैं. A research proposal is the summary of a proposed research. A research proposal is a written plan of a study. It gives information regarding which research problem you are going to investigate, what are your research objectives, and what procedure you will use to achieve your research objectives. Research proposal is developed before starting work on a research thesis. It guides the investigator or researcher during the research process. तो रिसर्च प्रपोजल जब आप थीसिस स्टार्ट करने जा रहे हों या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हों तो उससे पहले रिसर्च प्रपोजल लिखी जाती है और वो ये रिसर्च प्रपोजल आपकी स्टडी का, आपके प्रोजेक्ट का, आपके थीसिस का एक रिटन प्लान होता है. गोल्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल. The main aim of the research proposal is not only to communicate the reader what would be done, but also to make the reader believe that the research study is practical and appropriate. It is written by keeping in mind logic and reason for conducting research study. The effectiveness of your research proposal will depend on your ability to explain the nature, context, and scope of your research study, so it must be carefully planned and written. Future tense is used for writing research proposal except background of the study. Background of the study is written in past tense. तो रिसर्च प्रपोजल का जो मेन एम है वो ये है कि आपने जो रीडर्स हैं, जो आपकी रिसर्च प्रपोजल को पढ़ने वाले हैं या आपके सुपरवाइज़र या आपके जो टीचर हैं, वो जब आप रिसर्च प्रपोजल को पढ़ें तो आपने उनको बताना है कि आपके टॉपिक, आपके प्रॉब्लम पर पहले क्या कुछ हो चुका है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. तो दूसरा जो है ना उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए, इफ़ेक्टिवनेस भी आपकी प्रपोजल में होनी चाहिए और केयरफुली प्लान्ड और क्लियर और कंसाइज रिटन रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए. तो इसमें ज़्यादा फ्यूचर टेंस यूज़ होता है रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखते हैं कि दिस स्टडी विल एनालाइज या दिस स्टडी विल एग्जामिन, और बैकग्राउंड में आपने जो बैकग्राउंड है उस रिसर्च प्रपोजल में जो अपने प्रीवियस रिसर्चेज या प्रीवियस स्टडीज़ जो पहले अवेलेबल हैं उसको आपने पास्ट टेंस में राइट करना है. Component of a research proposal. Following are the core major component of a research proposal. 12 component है. नंबर 1 है सबसे पहले रिसर्च टॉपिक, कि आपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है और ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो रिसर्चेबल हो, ठीक है, और इनोवेटिव हो टॉपिक. फिर टॉपिक के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी का सेक्शन है, फिर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी है, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, बिब्लियोग्राफी है, टाइम स्केड्यूल है. तो ये सारे 12 कंपोनेंट हैं एक किसी भी रिसर्च प्रपोजल के, ये कंपोनेंट हो सकते हैं. तो हम अब अगली स्लाइड्स में एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये इन कंपोनेंट का क्या काम है. तो फर्स्ट कंपोनेंट है रिसर्च टॉपिक. रिसर्च टॉपिक इज द मेन फोकस ऑफ योर रिसर्च थीसिस. इट मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज. ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. It should not consist of more than
15 to 20 वर्ड कि आपका रिसर्च टॉपिक 15 से 20 अल्फाज वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। अ गुड रिसर्च टॉपिक हैज़ 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। किसी भी रिसर्च टॉपिक के, किसी भी अच्छे रिसर्च टॉपिक के 4 कंपोनेंट हो सकते हैं। नंबर 1 वेरिएबल हो उसमें, फिनोमेना टू बी स्टडी, सर्वे, एनालिसिस, कोरिलेशन, कंपैरिजन और इफेक्ट ये मेंशन हो। सब्जेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, ये उसमें से क्लियर नज़र आ रहा हो। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपके टॉपिक से पता चल रहा हो कि ये किस एरिया में स्टडी होने जा रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है ये इसका एग्जाम्पल है, रिसर्च टॉपिक का एग्जाम्पल है, ये देखिए जी, इफेक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेकेंडरी टीचर ऑफ फैसलाबाद। इसमें आप देख रहे होंगे कि डिजिटल लिटरेसी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कम्युनिकेशन स्किल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। फिर सेकेंडरी टीचर्स हैं, ये आपकी पॉपुलेशन है जो सब्जेक्ट पीछे मैंने बताया है, और फिर फैसलाबाद जो ये एरिया है ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह करके एक टॉपिक बनता है। तो द अबव रिसर्च टॉपिक इज एम्ड एट डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल डिजिटल लिटरेसी ऑन अनदर वेरिएबल कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सब्जेक्ट पॉपुलेशन कौन से हुए, सेकेंडरी टीचर्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया फैसलाबाद। तो इस तरह करके इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें 4 कंपोनेंट हों तो टॉपिक बहुत अच्छा होता है और इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी का जो सेक्शन है इसमें क्या क्या है, इसमें बैकग्राउंड एंड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इन इंट्रोडक्शन section, the first paragraph should be background of the study as it helps reader to understand the research problem and recent debates about it। कि सबसे पहले जैसे हमारा डिजिटल लिटरेसी का हमने पीछे जिक्र किया है, सबसे पहले हमने डिजिटल लिटरेसी की बैकग्राउंड का बताना है और फिर रिसेंट करंट उसके ऊपर कौन से आर्गूमेंट हो रहे हैं, कौन सी डिबेट्स हो रही हैं, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, बैकग्राउंड देनी है। और फिर नेक्स्ट है इट आल्सो टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग ए पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम 2 to 3 पेजेस। कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को भी इसमें बताया जाता है। तो इस सेक्शन की जो लेंथ है वो 2 से 3 पेज 4 पेज हो सकती है। The researcher has to consult related and latest research articles, theses, books, online material, etc. for writing a background of the study। कि जो रिसर्चर जब बैकग्राउंड या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखने जा रहा है तो उसको लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, बुक्स को कंसल्ट करना है, पुराने क्यों नहीं करना। फॉर एग्जांपल अभी ईयर जो करंट चल रहा है 2021, तो इससे बैक 5 ईयर बैक जाकर आपने डिजिटल लिटरेसी और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, थीसिस अवेलेबल हैं, बुक्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल है, ये जो चीज़ें भी आपको मिलती हैं वहाँ से आपने स्टडी करके अपने थीसिस में इनकॉर्पोरेट करना है, अपने प्रपोजल में इनकॉर्पोरेट करना है। द नेक्स्ट पैराग्राफ should be literature review। In this section, you have to include properly cited research work of other researchers, the reference of all the related research work included in study must be provided in your bibliography reference list। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिखने के बाद फिर आपने उसका कुछ लिटरेचर रिव्यू करना है और लिटरेचर रिव्यू में जो आपने साइट करना है दूसरे रिसर्चर्स का वर्क, उसको आपने आखिर पे रेफरेंस लिस्ट में भी इंक्लूड करना है। ठीक है। फॉर बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस लिस्ट एंड इन टेक्स्ट साइटेशन यू विल फॉलो APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। कि APA स्टाइल को आपने फॉलो करना है
उस स्टाइल को फॉलो करते हुए आपने टेक्स्ट में भी जो साइटेशन देनी है वो भी एपीए स्टाइल के मुताबिक देनी है, और फिर जब आपने रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करनी है तो वो भी उस एपीए स्टाइल को फॉलो करते हुए वो आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। The statement of the problem is the foundation of your research topic. It comprises of statements that gives directions to your research study. It also identifies the gaps or conditions to be improved in the particular problem which is being studied. The researcher should focus 3 elements in this section, such as establishing a context for reader, define the problem within the said context, and propose a solution to said problem. During writing statement of the objective, the research must use clear, simple, and understandable language. Example: to determine the effect of digital literacy on communication skills of secondary teachers of फैसलाबाद। कि जब आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, नंबर 1 वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल हो, और आपने ऐसी उसमें चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है जिससे वो आपको एक प्रॉब्लम नज़र आए कि ये जिस पे स्टडी की जा रही है ये एक प्रॉब्लम है और इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट ये है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। इन दिस सेक्शन द रिसर्चर हैज टू राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। Research objectives are based on statement of the problem. There may be more than one research objectives of a research proposal. During writing research objective, the researcher need to use measurable variables such as measure, classify, compare, contrast, assess, examine, etc. कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेस कर रहे होते हैं आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल है जो डिजिटल लिटरेसी का हमने एक टॉपिक पहले डिस्क्राइब किया है, उसके 2 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यहाँ मैंने एज एग्जांपल बनाए हैं। नंबर 1 है टू असेस द लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स ऑफ सेकेंडरी टीचर्स के डिजिटल लिटरेसी के जो स्किल्स हैं उनमें सेकेंडरी टीचर्स का क्या लेवल है, वो पुअर लेवल पर है या मॉडरेट लेवल पर है या हाई लेवल पर है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव हमारा डिजाइन हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेकेंडरी टीचर कि डिजिटल लिटरेसी स्किल्स जो हैं इसका क्या कोई असर है कि टीचर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स पर। ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव डिजाइन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। द रिसर्च क्वेश्चन डील with more detailed aspects of statement of the problem. There may be one or more research question for one research objective कि एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव के एक से ज्यादा भी रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स की बेस पर होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। अब इनके एग्जांपल है व्हाट इज परसीव्ड लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स ऑफ सेकेंडरी टीचर्स। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड रिसर्च क्वेश्चन है इज देयर एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी ऑन द रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेकेंडरी टीचर। तो इस तरह ये हमारे दोनों रिसर्च क्वेश्चन हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड हैं। हाइपोथेसिस, बाद स्टडीज में हाइपोथेसिस भी जो इंक्लूड किए जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हाइपोथेसिस
is a statement that predict about a relation difference between two or more variables. It depends on your research topic and research design that whether it need hypothesis testing or not. There are two main type of hypothesis: alternative, which is denoted by H1, and null, which is denoted by H0. अब इनके एग्जाम्पल हैं हाइपोथेसिस की, जैसे हमारे पहले दो रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उनके हमने फिर रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं। अब फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए हमने दो रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया। जो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस है, देयर इज नो significant relationship between digital literacy and written communication skills of secondary teacher। कि डिजिटल लिटरेसी का कोई असर नहीं है टीचर्स के रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ये नल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हमारा जी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें है जी देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between digital literacy and written communication skills of secondary teachers। कि डिजिटल लिटरेसी का असर है, अहम असर है, इस पे है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेकेंडरी टीचर्स पे इसका असर है। तो ये हमारे दो हाइपोथेसिस भी हैं, अगर हम स्टडी में इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी डिस्क्राइब्स how the proposed research study will help to solve the educational social problem. It informs the reader about the potential beneficiaries of the research. It also tells about how the proposed research study is beneficial for a particular group of people। कि सिग्निफिकेंस में हम ये बताते हैं कि इस स्टडी के रिजल्ट्स जो आएंगे वो किन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल है, द रिजल्ट ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च स्टडी वुड बी बेनिफिशियल फॉर सेकेंडरी टीचर्स, हेड्स एंड पॉलिसी मेकर्स। दे विल बी एबल टू नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी फॉर इम्प्रूविंग वेरियस एरियाज ऑफ टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सिग्निफिकेंस का दिया है। तो जब हमने इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टॉपिक। नेक्स्ट सेक्शन है जी लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स दैट रिसर्चर वाज अनएबल टू कंट्रोल। कि लिमिटेशन में वो एस्पेक्ट्स हम लिखते हैं या वो एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब करते हैं जो कोई भी रिसर्चर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल दी हुई है लो रिस्पॉन्स रेट, इनएबिलिटी टू कंट्रोल वेरिएबल, inability to get equal number of responses from teachers of different subject etc। ये limitations हो सकती हैं हमारी स्टडी में। नेक्स्ट है जी the delimitation of the study refers to intentional choices made by researcher to restrict a research to particular geographical area or selected variables। इसमें delimitation में रिसर्चर खुद चॉइस करता है और बताता है कि मेरी स्टडी किस एरिया में होगी या किस एरिया और कौन से इसमें सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे या वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल इसका लिखा है जो हमने टॉपिक बनाया हुआ है उसी के रेलिवेंट है। दिस रिसर्च स्टडी इज डिलिमिटेड टू द पब्लिक सेकेंडरी टीचर्स लोकेटेड इन फैसलाबाद डिवीजन ओनली। तो इसमें जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर्स हैं और फैसलाबाद डिवीजन के हैं, सिर्फ वो ही इस स्टडी में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी। इन रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन, रिसर्च मेथडोलॉजी इन्वॉल्व फॉलोइंग कंपोनेंट्स। रिसर्च मेथडोलॉजी के ये 8 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 रिसर्च डिज़ाइन है, पॉपुलेशन है, सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक है,
रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, स्केल, टूल। ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हो या रिसर्च स्केल हो या रिसर्च टूल हो, ये एक ही नाम है। उसके बाद है वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर्स। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेक्शंस हैं, कंपोनेंट हैं। तो एक एक कंपोनेंट को हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। The first component of research methodology is research design. In this section, the researcher has to provide that whether it is descriptive research design, correlational research design, causal comparative research design, experimental research design or case study. तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिसर्च डिज़ाइन, तो जब रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हमने ये बताना होता है कि मेरी इस स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन कौन सा है। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन is a group of people or subjects with at least one and or more than one common characteristics which is the focus of the researcher। कि सेकंड जो कंपोनेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो है पॉपुलेशन, कि आपकी स्टडी में स्टडी की पॉपुलेशन कौन सी है, ठीक है, और पॉपुलेशन में एक कम से कम एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उस पॉपुलेशन का इक्वल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इसके एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टीचर फॉर सब्जेक्ट ऑफ साइंस इन पब्लिक स्कूल, स्टूडेंट ऑफ साइंस इन क्लास 10th। ये देखिए, ये टीचर जो सेकेंडरी स्कूल के हैं और साइंस के टीचर हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, ये देखिए ये इनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और फिर इसके साथ साथ स्टूडेंट ऑफ साइंस इन 10th क्लास, और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड करती है। The third component of research methodology is sample and sampling technique. Sample is a subgroup of population. A sample must be representative of population so that researcher must get a reliable data. It is impossible to collect data from all the members of a population, so a group of people from the population is selected for data collection. This small group is called sample. तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियर पता चल गया होगा कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से एक छोटा सा ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं एज ए सैंपल, और वो ग्रुप जो है वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि अगर 10,000 टीचर हैं, आपकी पॉपुलेशन 10,000 टीचर है, तो उनमें से हम 500 टीचर्स एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लें, तो वो 500 टीचर जो है वो पूरे 10,000 टीचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कि सैम्पलिंग जब हमने सैम्पलिंग क्या है कि कोई टेक्निक है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने सैंपल सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनकी आगे और भी टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिटी की कुछ और टेक्निक्स हैं जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। और फिर इस तरह नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक नॉन प्रोबेबिलिटी की है, फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गिव्स इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस टू एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन टू बी सिलेक्टेड इन सैंपल। कि इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का उसको इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए, बट इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सिलेक्टेड विदाउट गिविंग इक्वल and independent chance to every member of population to be selected in a sample। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये चांस नहीं होता
कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सिलेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि हम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर 100 टीचर्स है, उनमें से हमने 10 टीचर्स सिलेक्ट करने हैं, तो हम सिंपल रैंडम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे। ये क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम 100 लोगों के नाम की छोटी छोटी पर्चियां डाल देंगे या उनका ड्रा करेंगे, लॉटरी सिस्टम जैसे होते हैं, उनमें से 10 उठा लेंगे, 10 वो पर्चियां हम उठा लेंगे। तो क्या इसमें है कि इसमें सारे 100 लोगों के नाम की पर्चियां आपके पास थी, तो उसमें से 10 आपने उठाई, तो ये क्या हुआ कि ये सब 100 लोगों को इक्वल चांस था कि कोई भी सिलेक्ट हो जाए। ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसके बरक्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि 100 टीचर बैठे हैं कहीं भी हैं, तो आपने शुरू किया टीचर से कोई सवालनामा पुर करवाना या डाटा लेना शुरू किया, तो जो जो आपको मिलते गए आपने उनसे वो पुर करवा लिया। इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, विच इज द काइंड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो मुझे उम्मीद है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, और प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है और इनको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। पहले भी बताया कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च स्केल एंड रिसर्च टूल ये एक ही चीज के नाम है। Research instrument is used to collect data from the sample of the study। ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। किन से? जो आपकी पॉपुलेशन में सैंपल आप सिलेक्ट करते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। There are different kind of research instrument such as closed-ended questionnaire, open-ended questionnaire, rating scale, checklist, एटीट्यूड स्केल्स, अचीवमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की ये जो मेजर टाइप्स हैं जो मैंने बताई हैं, इस तरह के रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप यूज करके अपने सैंपल से डाटा लेते हैं अपने टॉपिक के रेलिवेंट, अपने ऑब्जेक्टिव के रेलिवेंट। The selection of research instrument is decided on the basis of research topic and data required for it। कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना है अपनी स्टडी के लिए, ये आपके रिसर्च टॉपिक की बेस पे सिलेक्ट किया जाता है या आपको किस टाइप का डाटा चाहिए। आप अगर क्वालिटेटिव डाटा लेना चाहते हैं तो फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा लेना चाहते हैं तो फिर आप क्वेश्चनेयर closed ended questionnaire यूज कर लेंगे। You can use already available research instrument developed by researcher or you can develop your own instrument। यहाँ पर ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि आप कोई भी स्टडी करने जा रहे हैं अपने टॉपिक के रेलेवेंट, तो आपको ऑनलाइन कोई एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया है जो पहले ही किसी रिसर्चर ने डेवलप किया हुआ है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी का भी इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप हुआ है, यूज करने से पहले उस रिसर्चर से आपने परमिशन ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये इखलाकी तौर पे एथिकली एक रिसर्चर के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी का डेवलप्ड शुदा इंस्ट्रूमेंट अगर अपनी स्टडी में यूज करने जा रहा है तो उसको उस रिसर्चर से जिसने वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है परमिशन लेनी ज़रूरी है। ईमेल करें उसको, टेलीफोनिक ले लें परमिशन, तो वो आपको सारे परमिशन दे देते हैं। सेकंड है आर यू कैन डेवलप योर ओन इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप अपना इंस्ट्रूमेंट खुद बना लें। इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाना होता है इसके लिए बाद में मैं लेक्चर ज़रूर इंशाल्लाह इस पे भी दूंगा। तो लिटरेचर रिव्यू में आप जो कुछ लिखते हैं, जो स्टडीज कोट करते हैं, जो इंडिकेटर्स
या फैक्टर वहाँ बताते हैं, उन्हीं की बेसिस पे आप इंस्ट्रूमेंट डिवेल्प करते हैं। The fifth component of research methodology is validity of the instrument. Validity के जो पांचवा कंपोनेंट है रिसर्च मैथोडोलॉजी का, वो इंस्ट्रूमेंट को वैलिड कराना। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट assesses the extent to which the instrument measures what it is designed to measure. It is the degree to which the results are truthful. A researcher can validate his instrument by obtaining expert opinion of the relevant individuals. कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में जो वैलिडिटी है वो ये असेस करती है कि ये इंस्ट्रूमेंट जिस चीज को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्या वो ये चीज मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो रिसर्चर मोस्टली क्या करते हैं कि वो अपने सुपरवाइजर और फिर अपने टॉपिक रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट हो जाए। ठीक है, तो वैलिडेशन के बाद हमारा अगला है कंपोनेंट। द सिक्स्थ कंपोनेंट ऑफ ए रिसर्च मैथोडोलॉजी इज रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब रिलायबिलिटी क्या है? Reliability is defined as a process which measures the core consistency of the items included in the instrument. It also confirms that how good the various items are incorporated in the instrument. कि reliability वो प्रोसेस है जो ये मेजर करता है कि जो आइटम्स, जो स्टेटमेंट, जो सवालात आपके इंस्ट्रूमेंट में हैं क्या वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो ये उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। अब इसके लिए इसको क्या तरीकेकार है रिलायबिलिटी चेक करने का? द रिसर्चर कंडक्टेड पायलट टेस्टिंग टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि रिसर्चर जो है वो पायलट टेस्टिंग करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। पायलट टेस्टिंग क्या है कि जो आपका सैंपल है उसमें से थोड़े, या जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से चंद लोगों से वो सवालनामा पूर्ण करवाया जाता है। मसलन पॉपुलेशन में से 20 लोगों से आपने वो पूर्ण करवा लिया बिफोर स्टार्टिंग फाइनल डाटा कलेक्शन। इसको हम कहते हैं पायलट टेस्टिंग। तो फिर जब वो डाटा आपको मिलता है, द data received from the pilot testing should be computed in SPSS and scale reliability test should be applied to calculate Cronbach alpha value। कि जब आप 20 टीचर से, जो आपकी पॉपुलेशन है उनमें से 20 टीचर से वो सवालनामा जो आप वैलिडेट करवा लेते हैं, 20 टीचर से वो पुर करवाते हैं। पुर करवाने के बाद उसको कोडिंग करके आप SPSS में एंटर करते हैं और फिर जो SPSS में टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है स्केल रिलायबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं उस डाटे पे, तो वो क्रोनबैक अल्फा का रिजल्ट शो करता है। तो a value of alpha between 0.60 and 0.70 is presumed satisfactory and suitable। कि जब वो आप अल्फा वैल्यू कंप्यूट करेंगे SPSS में कैलकुलेट करेंगे, तो अगर वैल्यू 0.60 या इससे ऊपर आ जाए तो आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका स्केल सेटिस्फैक्ट्री है एंड सूटेबल है फॉर फाइनल डाटा कलेक्शन फ्रॉम द सैंपल। ये रिलायबिलिटी का प्रोसेस था, तो मुझे उम्मीद है आपको इस बारे में पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं। द सेवंथ कंपोनेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। कि आपने डाटा कैसे कलेक्शन करना है, कौन से प्रोसीजर यूज करने हैं। इन दिस सेक्शन द रिसर्चर मस्ट डिस्क्राइब data collection procedure which she is going to adopt. It may include information how you access the respondent, how you administer
द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, कि आपने ये इसमें बताना होता है कि मैंने कैसे अपने सैंपल को अप्रोच किया और मैंने उनको कैसे इंस्ट्रूमेंट दिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट देने से क्या मैंने उनको कुछ डिस्क्राइब किया कि इसको कैसे आपने, ये क्या मेरा टॉपिक है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना होता है। तो ये चीज़ें आपने डाटा कलेक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं इसमें बताना होता है। नेक्स्ट है the 8 component of research methodology is data analysis procedure, कि जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उस डाटे को आपने एनालाइज कैसे करना है। In this section the researcher should explain about what techniques you would employ to analyze the data. If the data is quantitative in nature, then the researcher will use statistical techniques. For example, mean, median, mode, ANOVA, t-test, correlation, etc. कि इस सेक्शन में आपने बताना है कि जो आपके पास सवालनामे अगर हैं वो आ गए हैं, अगर आपने सर्वे स्टडी की है तो क्वेश्चनेयर आपके फिल होके आ गए हैं, तो वो आपके पास एक क्वांटिटेटिव डाटा आ जाएगा। तो अब आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से यूज करने हैं। ये कुछ चंद टेस्ट हैं जो कॉमनली यूज होते हैं मोस्टली स्टडीज में, वो यहाँ दिए गए हैं। मीन स्कोर, मीडियन, मोड, अनोवा, टी टेस्ट, कोरिलेशन। If you are using coding for your qualitative data received from interviews or observation, what procedure you will adopt to interpret qualitative data? अगर आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है जिसमें आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं या ऑब्जर्वेशंस की हैं किसी ग्रुप की, तो फिर आप कौन से प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे अपने उस डाटे को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। तो मोस्टली थीमेटिक एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट है जी हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशंस के इन दिस सेक्शन द रिसर्चर हैज टू एक्सप्लेन द टर्म्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन रिसर्च प्रपोजल। इट इज important to define variable in this section so that you are focused on those aspects of variables. It also helps readers to understand the meaning of specific terms in the research proposal. For example, हमारा जो टॉपिक है उसमें ये जो सबसे मेजर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसे कहते हैं, डिजिटल लिटरेसी, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल डिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर सेकेंडरी टीचर्स हैं। हमने इस ऑपरेशनल डेफिनेशन में बताना है कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, और देन सेकेंडरी टीचर्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन में चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। इन दिस सेक्शन द रिसर्चर हैज टू प्रोवाइड ऑल रेफरेंसेस cited in the research proposal। के इस सेक्शन में एंड पे ये जो लिस्ट लास्ट सेक्शन है इसका सेकंड लास्ट है कि बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिस्ट में आपने ये वो रेफरेंस सारे साइट करने हैं जो रेफरेंसेस आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में डाले हैं या लिटरेचर रिव्यू में डाले हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करने के लिए आपने जो रेफरेंसेस यूज़ करने किए हैं वो आपने यहाँ पर रेफरेंसेस लिस्ट में उनको देना है, उनको लिखना है। ये क्या, द रिसर्चर हैज़ टू फॉलो APA स्टाइल फॉर रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, बुक्स, डिक्शनरीज, ब्लॉग्स एक्सेट्रा दैट यू हैव कंसल्टेड एंड included in background literature review of the study। कि आपने APA स्टाइल को फॉलो करते हुए वो सारे आपने रिसर्च आर्टिकल जो आपने स्टडी किए, थीसिस स्टडी किए, बुक्स देखी, डिक्शनरीज देखी,
ब्लॉग्स देखें या कोई और मटेरियल ऑनलाइन अपने रिसर्च टॉपिक के हवाले से आपने देखा है और वहाँ से कुछ आपने साइट किया है, तो आपने वो सारे यहाँ पर बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है और बनानी है। नेक्स्ट क्या जी है, नेक्स्ट है टाइम स्केड्यूल। ये बड़ा अहम है कि जब आप रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रपोजल एंड एलोकेट टाइम टू ईच एक्टिविटी। कि आपने जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो फिर आपने उसमें एक टाइम स्केड्यूल देना है। अगर आपका थीसिस को 1 साल का टाइम दिया गया है तो आपने फॉर एग्जांपल 9 या 10 मंथ में अपने सारे सेक्शन को राइट करने हैं और फिर उसको जो है ना यहाँ टाइम उसको एलोकेट करना है। अगर आपका रिसर्च वर्क या रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 2 ईयर पे है तो फिर आपने 2 सालों के हिसाब से टाइम को एलोकेट करना है। इसकी एग्जांपल दी हुई है थोड़ी सी है चंद। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट, कि आपको 1 महीना लगेगा इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने में या 2 मंथ लगेंगे, तो आपने वो यहाँ लिखने हैं। तो नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस प्रोसेस में आपको कितने महीने लग सकते हैं वो यहाँ पे आपने लिख देना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाटा कलेक्शन, ये बड़ा टफ वर्क है कि जब आप डाटा कलेक्ट करना जा रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाना है होता है, तो इसमें भी आपने एक अपना टाइम फ्रेम सेट करना है कि 6 मंथ लगेंगे आपको डाटा कलेक्शन में या 3 मंथ लगेंगे। फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाटा एनालिसिस, इस डाटा एनालिसिस में आपको कितना टाइम चाहिए, कि इस सारे सिस्टम का टाइम देने का जो मेन एम वो ये है कि रिसर्चर्स बार बार जब अपने इस टाइम स्केड्यूल को देखता है कि अगर उसने इंस्ट्रूमेंट की डेवलपमेंट के लिए 1 मंथ रखा था तो उसे अब 1 मंथ हो गया है, इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुआ, तो फिर वो स्पीडली अपने इस टाइम स्केड्यूल को अचीव करता है। इट हेल्प द रिसर्चर टू एस्टिमेट द टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट अ रिसर्च स्टडी। ये रिसर्चर की हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है कि वो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि रिसर्च प्रपोजल को डेवलप करने के लिए जो जो सेक्शन थे या जो जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो अगर जो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये लेक्चर कैसा रहा, तो इंशाल्लाह कोई कमी बेशी हुई तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो प्लीज़ share this video and please subscribe to my channel and don't forget to like and share my videos. Thank you very much. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।